वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो लेट्स डिस्कस 5th एंड 6th जून। दो मैंने वो अभी 5th और 6th जून का जो इश्यूज थे, मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज मैंने कवर कर दिए पिछले वीडियो में। आपको दिख ही रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे एक लिंक आई बटन दे दूंगी ऊपर, तो उस पर आपका आ जाएगा, या फिर वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे उस वीडियो को। वो भी आपका 5th एंड 6th जून का कंपाइलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5th 6th तो है ही है, साथ में विजन के जो बच गए थे इन न्यूज़ वो विजन के, प्लस मैं अभी 7th ऑफ जून का भी इसमें कवर करने जा रही हूँ एक साथ। 5th 6th का ये इसी एक में हो जाएगा और एक 7th का भी नेक्स्ट, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर के अवश्य देखें, जरूर देखें, वो आपको बेनिफिट करेगी, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट फॉर जेके पीएससी एज वेल। बर्निंग इशूज हैं वहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूज़ टुडे, जितने भी हाईलाइट्स है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला आर्टिकल हमारा किसके बारे में बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है आपको पता ही है। अब टर्म्स तो आपको मालूम ही होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। आई मीन सस्टेन करना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि अगर आपने कोयला है या कोल है तो वो अभी यूज करके खत्म कर दिया। आपका जैसे कि बता ही रही थी मैं यहाँ पे कि सभी को मालूम होगा है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, कि इस तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग करना कि वो भावी पीढ़ी के लिए उपयोग में लाए जा सकें। ये तो आपका होगा शुद्ध हिंदी में। अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ अगर, तो यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट विल बी बेनिफिट, इट विल बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। फॉर एग्जांपल फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल रहे रिसोर्सेज। जैसे कि हम बात करते हैं कोल की, है ना, तो कोल आपको पता होगा अगर एक बार यूज हो जाए तो दोबारा एग्जॉस्टेबल मतलब रिन्यू नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो, उसको आसानी से रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें सॉइल की, अभी आपने रिसेंटली इसी के साथ आपने लिखा न्यूज़ में देखा होगा कहीं ना कहीं कि सॉइल सेफ सॉइल करके एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन चलाया जा रहा है बाय सदगुरु, एंड उसको पीएम मोदी जी ने भी बाकियों ने भी सपोर्ट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट। तो सॉइल भी ऐसा है, आपको पता है कि 100 साल में जाकर के सिर्फ एक 1 सेंटीमीटर लेयर बनती है सॉइल की, पता है। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्स है कि एक बार यूज हो गए तो बचेंगे नहीं, और हमने फ्यूचर जनरेशन को क्या देंगे अगर हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया। तो ये मीनिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो इसी से रिलेटेड आपका पहला आर्टिकल है, चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, और इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके की प्रिंसिपल क्या है, किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू, ये है क्या और क्या क्या की पॉइंट्स हैं इसके। तो इसके स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं कुछ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्यों चाहिए हमें ये, एज वी ऑल नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर इशू दीज डेज। आपको आप कुछ भी देखें, आपको वो नेचर से पास चाहिए नहीं। जैसे हम पुराना होते थे ना, पुराने बहुत पहले जब मशीनरीज वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो सबको सब कुछ क्लीन चाहिए, नेचर के पास चाहिए। और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं आपके प्री के रिलेटेड, इसलिए मैं फर्स्ट टॉपिक इसको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। सेकंड आपका है गवर्नेंस, फिर है प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्शन मिल पाएगा। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। और क्या है आप देख लीजिए, प्रमोटिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, है ना। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मतलब इकोनॉमी पे भी आप एक तरीके से एक प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि गो ग्रीन एंड ऑल दैट। ये आपको खुद को भी पता होना, ये आपकी भी हर इकोनॉमी के लिए, अगर आपकी लोकेलिटी डेवलप होगी, आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, देश डेवलप होगा, तो सब कुछ ही अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, फ्यूचर जनरेशन। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके पिलर्स हैं कुछ, इसके इर्द गिर्द जो है आपको ये टॉपिक रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो स्कीम्स फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, प्रमोटिंग सोशियो कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसको आप लिंक करके पढ़े, मेरी प्रीवियस वीडियो है, मैं वहाँ पे उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप ये टॉपिक जो कुछ रह गए थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, और मैंने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने जो की है 5th एंड 6th जून का। और यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स इन दोनों दिन से रह गए थे वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, इंक्लूडिंग 7th का भी मैं इसी में ऐड कर दूँगा विजन का, ठीक है। यही मैं कंटिन्यू कर दूँगी। तो ये दोनों वीडियो को आप एक साथ जरूर देखें, और नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट तो होगी, मैं नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आई बटन आपको प्रोवाइड कर दूँगी टॉप कॉर्नर में यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में इसको देख लेते हैं कि किसके द्वारा क्या क्या इसमें बोला गया इस कैंपेन के द्वारा। ये भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जैसे सॉइल चलाया जा रहा था सदगुरु जी के द्वारा, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बैक किया। और ये जो है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है कैंपेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक, समझ में आया। तो जो NSST है, ठीक है, NSST है मतलब, NSST का मतलब क्या है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल tourism was launched at the National Summit on Developing Sustainable and Responsible Tourist Destinations organized by the Ministry of Tourism in partnership with the United Nations Environment Program and Response Tourist Society of India। अब ये सस्टेनेबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, टूरिज्म से रिलेटेड। इसमें हम टूरिज्म से कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना। आपने देखा होगा टूरिस्ट कहीं पे भी जाते हैं तो वो कुछ भी गंद फैला के आ जाते हैं वहाँ पे, प्लास्टिक स्पेशली इंडिया में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। अपने साथ प्लास्टिक लेके आएंगे, कहीं पे भी साफ सुथरी जगह पे स्प्रेड करके चले जाएंगे। नो डाउट कि टूरिज्म होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सस्टेनेबल एनवायरमेंट साथ में अगर आप बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और यहाँ पे टूरिज्म की बात चल रही थी, तो इसको कहीं ना कहीं आप एनवायरमेंट से रिलेटेड बुक करके इस टॉपिक को पढ़े, इन डेप्थ पढ़ लें। तो यहाँ पे कुछ की प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अब इसका मेन फोकस क्या है कि इट टेक्स फुल अकाउंट ऑफ इट्स करंट एंड फ्यूचर, जैसे मैंने आपको मीनिंग बता दिया था स्टार्टिंग में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एंड सोशल एनवायरमेंट इंपैक्ट्स, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ विजिटर्स, द इंडस्ट्री, द एनवायरमेंट
एंड होस्ट कम्युनिटीज, ठीक है, इनका ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें कौन से की प्रिंसिपल्स है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें क्या बात करते हैं, रिसोर्स एफिशिएंसी हो, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए। बेसिकली ये चीजें हैं कुछ जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी। सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या आएगा, जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी और कल्चरल ऑथेंटिसिटी को एक तरीके से प्रिजर्व किया जाए, या फिर जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ का उससे मतलब वहाँ के सिनेरियो के साथ कुछ छेड़छाड़ ना की जाए, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए। ऐसे ही इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में क्या होगा, प्रोवाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स एक्सेट्रा। तो इसके अलावा क्या है यहाँ पे स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाइड 7 स्ट्रेटेजिक पिलर जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं पहले। और की स्टेक होल्डर्स कौन कौन है यहाँ पे, किसके द्वारा इनिशिएटिव मतलब है, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। जैसे आपको पता है ना कि स्टेट का 3 टायर सिस्टम होता है ना, यूनियन जो सेंट्रल हम उसको बोलते हैं, आपने सिविक्स में पढ़ा होगा। फिर आपका क्या आता है कि स्टेट, फिर आपका आता है कि लोकल लेवल। आप उसको ऐसे पढ़ना चाहो, फिर नीचे से ऊपर जाना चाहो तो लोकल लेवल, देन स्टेट्स एंड देन यूनियन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वही आपको देखने को मिला, लोकल गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एंड एनजीओ का भी यहाँ पर रोल आपको देखने को मिलेगा। बहुत मुश्किल हो जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल कम्युनिटीज, उनको भी अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट कैन हेल्प अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया का अगर हो जाए तो उससे क्या होगा कि इसको गोल जो हमने रखा था एसडीजी का 8 वो हो जाएगा फुलफिल। एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क हो सकता है। एसडीजी जो है 12 वो भी हम एक तरीके से अचीव कर पाए, इसकी तरफ इसका ज्यादा इनिशिएटिव है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया अचीव 10%, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंडिया अचीव 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन पेट्रोल। इसके बारे में मैंने इंडिया का आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, लिंक मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी आई बटन पे, उसको आप जाकर जरूर देखें। ये मैंने बहुत इन डेप्थ बता दिया है, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम ध्यान देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट टॉपिक नॉट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल आपका यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है। आपका क्या है, इन्होंने लिखा है किसको, स्टेट्स टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक। एसयूपी, सूप पीने वाला सूप नहीं है, एसयूपी प्लास्टिक है, ठीक है। क्या है ये, सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को एक तरीके से लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने, लिखा है अर्बन अफेयर्स ने कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, इसमें उसको एक तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। आपको पता होगा घर में आपको जैसे कोई खाना पैक हुआ तो वहाँ पे सिंगल प्लास्टिक का बॉटल है पानी पीने की, तो उसको हम बार बार यूज करते हैं, जो कि अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास आप अपने सिनेरियो में देखेंगे। कई लोग होते हैं कि जो उसको रीयूज करते हैं, बट वो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल यूज प्लास्टिक को। इसका कुछ हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव जैसे कि हम जैसे जूट के बैग्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत फेमस है कि उसकी जगह हम प्लास्टिक की जगह हम हो सके तो निर्भरता उस पर कम करें और क्लोथ्स के कपड़े के बैग या जूट के प्लास्टिक के बैग लेके जाया करें। बट आप मार्केट में देखेंगे तो कई जगह बैन भी होता है, हिमाचल में भी बैन है, बहुत सारे स्टेट्स में बैन है, लेकिन कई स्टेट ऐसी हैं जो कि प्लास्टिक को अभी भी अलाउ करती हैं। इवन कि चाय की, कई लोग जो चाय पीते हैं वो पैकेट, नॉर्मल कॉमन लोग जो चाय अगर किसी कहीं से जा रहे हैं, कहीं कप नहीं मिल रहा है उनको, नॉर्मली कूलर भी कई लोग हैं जो अच्छे से यूज करते हैं, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली। बट कई जगह क्या आपको मिलेगा कि कहीं पैक करना हो, चाय को गरम गरम पन्नी में डाल के वो पैकिंग करके ले जाते हैं, तो वो पन्नी क्या है, वो भी पन्नी क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक है ना। तो ये इनिशिएटिव है, ये भी एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर लिया गया है। सेकंड, इट क्रिएट्स अवेयरनेस टू पीपल पार्टिसिपेशन अबाउट सच अल्टरनेटिव्स अमंग सिटीजंस। अगर वो अवेयरनेस की बात आती है घूम फिर के, अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवेयरनेस फैलाइए और अवेयर भी रहिए इस चीज को लेकर, ये आप ही को बेनिफिट होता है, ठीक है। फिर स्टेट्स जो है, स्टेट की अगर हम बात करें, ऑल्सो हैव एन एडवाइस एंटर इनटू एमयू विद नियर बाय सीमेंट प्लांट्स। अब सीमेंट प्लांट्स के इधर आपको पता होगा कि जब जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे आई डोंट थिंक सो किसी को घर बनाने का मन करता होगा, बिकॉज हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन वगैरह कितनी आसानी से वहाँ पे रहता है। तो वो भी एक स्टांस यहाँ पे लिया गया है। साथ में इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू इंश्योर दैट पार्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इट इज यूज्ड रादर देन वेस्टिंग, कि उसको एक तरीके से यहाँ पर रीयूज किया जाए। होता है ना, एनवायरमेंट के 3 R होते हैं, रीयूज, उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। इस तरीके से इसका इनिशिएटिव लिया गया। सूप याद रखना, सूप मतलब पीने वाला सूप नहीं, यहाँ पे सूप का मतलब कुछ और ही है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है यहाँ पे, इससे रिलेटेड था। तो एग्जांपल आपका जैसे बॉटल मैंने आपको पहले बता दिया, बॉटल्स है, रैपर्स, स्ट्रॉबेरी बैग एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। ये गवर्नमेंट स्कीम है, पॉलिटी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उससे रिलेटेड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, PMAYU, लैगिंग बिहाइंड विद अ 50% कंप्लीशन रेट। आवास योजना मतलब घर बना, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारे उससे रिलेटेड, जो प्रधानमंत्री फंड उनसे रिलेटेड जो जाता है, ये 50% अभी लाख चल रहा है, बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आया वो न्यूज़ में, उसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। जो तो PMA जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये कब इनिशिएट हुई थी, ये इनिशिएट हुई थी हमारी 2015 में, अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और टारगेट था इसका टू कंस्ट्रक्ट 1.2 करोड़ होम्स बाय 2022, और आप सबको पता है कि 2022 आ चुका है। नो डाउट कि वो इनिशिएटिव कंप्लीट नहीं हो पाया, ये जो टारगेट था, बट 100% तो नहीं हो पाया, 50% लाख कर रहा है, 50% घर बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर 1.2 था तो मतलब 0.2 मतलब अप्रॉक्सीमेटली फुल टारगेट तो नहीं हुआ जितना सेट किया था, बट चलो 50% इसमें बन चुका है, और 50% जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है वो रहती है, तो ठीक है। सो फार ओनली 60 लाख यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड, सिर्फ 60 लाख यूनिट्स कंप्लीशन हुआ है, जबकि टारगेट क्या था, टारगेट था 1.2 करोड़ होम बाय ईयर 2022, ठीक है। इट एड्रेसेस अर्बन, सो इट एड्रेसेस अर्बन
राइट। अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज, स्पेशली हम लोग देखेंगे कि अर्बन जो एरियाज है वहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं EWS, लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स कैटेगरी जो उनकी डिवाइड थी, स्लम वगैरह एरियाज, जैसे आपको पता है मुंबई में सबसे बड़ा धारावी स्लम, एशिया में भी बड़ा है वो, पहले वहाँ पे था ऑरेंज करके, क्या नाम था वहाँ पे, पाकिस्तान में हुआ करता था पहले, अब धारावी जो मुंबई का स्लम है। वो क्या बोलोगे कि वहाँ पे सारे मतलब अर्बन एरिया ही है, तो क्या गरीबी नहीं है वहाँ पे स्लम एरिया, वो तो सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना चेकलिस्ट में कौन कौन से स्लम से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस अगर टॉपिक आई गया तो यू नेवर नो यूपीएससी अंडर द स्काई कुछ भी पूछ सकते हो। तो फिर इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन उनके लिए क्या जो हाउसिंग है वो कंप्लीशन नहीं हो पाई एक तरीके से। तो इसका एक और था कि मतलब इनके ये टारगेट फिक्स किए गए थे कि यहाँ पे हम लोग आवाज बनाएंगे। सो इट ऑल्सो प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें वुमेन उसकी भी बात की गई, प्रोवाइडिंग द ओनरशिप ऑफ हाउसेज, जो घर है वो वुमेन को दिया जाए, उससे उसकी स्ट्रेंथन की जाएगी, एक एग्जांपल ये बनता है। एंड फीमेल नंबर 2 जॉइन नहीं। फिर द स्कीम हैज 4 वर्टिकल्स। ये स्कीम जैसे वो ये जो अगर हम स्कीम को देखा जाए तो ये 4 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमती है। मैं 4 पिलर्स को जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्या है ISSR, इसको हम बोलते हैं इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, जैसे स्लम्स का रिनोवेट करना एक तरीके से। CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, मतलब घर बना रहे हैं तो आपको सब्सिडी गवर्नमेंट की द्वारा दी जाती थी कुछ हद तक, यानी कि सारी। फिर AHB मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, आसानी से आपको अफोर्डेबल रेट पे लोन वगैरह मिल जाए। BLC बेनिफिशियल लेड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 4 पिलर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था ISSR, जिसमें कि इन सिटू स्लम रेनोवेशन या रीडेवलपमेंट की बात की थी। इसका गोल क्या था, बोलता कि ₹1 लाख जो है हर एक घर को दिया जाए टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो इसमें 4.6 ISSR हाउस क्या थे, अप्रूव भी हो चुके थे 1 लाख इस स्कीम के अंदर। किसके स्लम को जो ये हाउसिंग की अंदर है इसमें ISS को एक तरीके से रेनोवेट करने में। ISS क्या, इंस्टीट्यूट स्लम रीडेवलपमेंट, याद रखना स्लम से रिलेटेड है। फिर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की अगर हम बात करें तो क्रेडिट लिंक में जैसे हम इकोनॉमी में बात करते हैं, क्रेडिट लिंक का क्या है, क्रेडिट देना मतलब पैसे देना गवर्नमेंट के द्वारा, लोन वगैरह, या 2.6.7 लाख थ्रू इंटरेस्ट एंड सब्सिडीज, सब्सिडी देना, छूट देना, भारी छूट, मतलब बाकी सरकार पे कर लेगी, सब्सिडी दे देगी नॉर्मल जनता को। तो कितनी सब्सिडी थी, 18.18 लाख बेनिफिशियरी अंडर CLSS। फिर यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें, उसका गोल क्या था, 1.5 लाख रुपए पर हाउस में देना, और 28 हाउस इसके अंडर अप्रूव किए गए थे। फिर गोल था दूसरा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन का, गोल था यहाँ पे 1.5 लाख लोगों को घर देना, और इसमें 60 लाख जो BLC हाउसेस थे वो अप्रूव हुए थे। तो ये अप्रूवल हुआ था इनका। और ऑन ग्राउंड कितने कंस्ट्रक्शन अभी तक बन पाए, सिर्फ 50% काम ही हो पाया इसका, ठीक है। कौन सी योजना की मैं बात कर रही हूँ, इसको याद रखना, PM आवास योजना, याद रहेगा। और इसके रीजन क्या माने जा रहे हैं कि क्यों स्लो डाउन होगी, तो हम देख लेते हैं उसको कि लैक ऑफ क्लियर टाइटल्स एंड अदर लैंड डॉक्यूमेंट्स। एक तो आपकी इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमी रहती है, सरकारी दस्तावेज या वो सब आप देख सकते हैं। फिर कोविड-19 आ गया बाद में, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, 2 साल सभी स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी रहा, ठीक है, पैंडेमिक इसको बोल सकते हो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 49 हाउस जो, फिर भी फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, जनवरी से नहीं स्टार्ट होता है हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। जनवरी से नहीं काउंट होता है, 1 अप्रैल से काउंट होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर, एक साल हम लोग मनाते हैं कैलेंडर, फाइनेंशियल ईयर होता है वो, काउंट ऐसे काम करती है सरकार, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या 49 लाख हाउसेस वर कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2019 से 49 लाख ही घर जो थे बन पाए, 50% काम नहीं हो पाया ड्यू टू पैंडेमिक, भी ऑल नो, सब कुछ बंद था तो, और कंडीशन भी खराब थी। फिर दूसरा क्या है, इसका क्रिटिसिज्म तो नहीं, अगर नेगेटिव पॉइंट्स इसमें, और जब भी आप आंसर राइटिंग लिखो तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जरूर लिखना, लेकिन लास्ट में बैलेंस करके लिखना, और एंड में एक लाइन आप पॉजिटिव होते हुए कोई कोट या कुछ पॉजिटिव सजेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आंसर राइटिंग कंप्लीट करनी होती है, बट ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक प्री के लिए है। फिर स्लो कंप्लीशन रेट इन द लास्ट टारगेट एरिया, 6 स्टेट्स नेमली वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने मिलकर के कितना किया, अकाउंट फॉर 70% ऑफ द टारगेट यूनिट, ठीक है। आउट ऑफ देम ओनली 2 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, हैव कंप्लीशन रेट अबव द नेशनल एवरेज। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो 6 स्टेट्स थी, इसमें से 2 स्टेट्स ने थोड़ा थोड़ा काम एक तरीके से बोलोगे ठीक करने की कोशिश। कौन कौन सी, यूपी, उत्तर प्रदेश, आपको पता है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी अगेन घनी पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल, तो मतलब पॉपुलेशन याद रखना, पॉपुलेशन से आपको दोनों स्टेट याद आ जाएंगे, यूपी और बंगाल। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और बंगाल में डेंसिटी सबसे ज्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे काम इन्होंने ठीक करने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर भी ये आप इसके ड्रॉबैक्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल एक और हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ये है आपका किससे रिलेटेड है, इंडिया टू डिप्लॉय ई-वोटल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया मुझे लग रहा है, बट फिर भी मैं इसको बता देती हूँ। ई-वोटल एयरक्राफ्ट इन दी नियर फ्यूचर, अब आगे फ्यूचर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये अंडर उसके है, आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर है इंडिया के। तो बट खैर ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, तो फ्यूचर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको इसको भी सिक्योरिटी की गवर्नेंस, और ये दोनों हम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये वाली स्कीम जो थी आपकी कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ स्कीम्स थी पॉलिटी वगैरह, और ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट था गवर्नेंस वगैरह, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या लिए क्या नहीं। तो सेंटर इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल
टेक ऑफ एंड लैंड ई वोटल एयरक्राफ्ट टू सेटअप बेस्ड इन इंडिया, वो चाहते हैं कि इंडिया में इसका बेस एस्टैब्लिश हो। ई वोटल आर न्यू क्लास ऑफ क्लीन क्वाइट चीप एयर मोबिलिटी सोल्यूशन दैट प्रॉमिस टू फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म अर्बन मोबिलिटी, साफ सुथरे उसकी मेन criteria है। By 2047 India will deploy eVTOL aircraft to ensure urban air mobility. The global market for eVTOL was to, इसका ग्लोबल आप अगर बोलेंगे क्या था, इसका ग्लोबल अगर हम बात करें कि eVTOL में आप और भी क्या देखते हैं कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर टू होवर टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकलिटी, एंड मोस्ट eVTOL आर यूज्ड distributed electronic purpose technology means integrated complex propulsion system with the airframe. This technology has grown as a result of electric propulsion based on progress in motor, battery, fuel cell and electronic controller technologies, ठीक है, and fulfilled by need for new vehicle technology that ensures urban air mobility। आपको बताओ एक ई व्हीकल करके भी है आपका, ये चाइना में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी क्लीन रहे, नेचर क्लीन रहे। ये जस्ट मैंने आपको फैक्ट दिया था। वैसे अब यहाँ पे ई वोटल सर्टिफिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज ई कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लान ऑपरेशन अर्बन विद एरियाज, न्यू बैटरी सिस्टम चाहिए होगा उसके लिए, एंड नीड फॉर हायर लेवल्स ऑफ ऑटोमेटेड रिडेंडेंसी, और साथ में R&D इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। बट साइंस इम्पैक्ट से ये वाला आर्टिकल कवर होता था, मतलब आपको 2047 तक आपका टारगेट हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ई वोटल से EVTOLS इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट है, नियर फ्यूचर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर है। सो अब हम बात कर लेते हैं 75% ऑफ रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस रिपोर्ट हैवी मेटल पोल्यूशन। 70% से 75% से ज़्यादा, मतलब पानी में भी, रिवर्स में भी हमको क्या मेटल पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। ये किसने कहा है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से ये कहा गया है, CSE के द्वारा। एनवायरमेंट देखिए, पानी सेफ नहीं रहा, हवा सेफ नहीं रही है, क्या क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एज पर CSE रिपोर्ट 3 आउट ऑफ एवरी 4 मॉनिटरिंग स्टेशन, जहाँ पे जैसे घाट है, गंगा घाट है, वहाँ तो है ही है, मतलब तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जैसे रिवर का। वैसे बहुत सारी आपकी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड आपकी साबरमती और यमुना है। पहले यमुना है, फिर साबरमती है, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। साबरमती आपकी पता होगा आपको, गुजरात वाले एरिया में, यमुना आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो ऐसे जितने भी रिवर्स हैं उनकी जगह जितने भी सेंटर्स बनाए गए, स्पेशली 3 आउट ऑफ एवरी 4 रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन, जितनी मॉनिटरिंग स्टेशन है, हर तीसरा जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, ठीक है, हर चौथे में से इंडिया में पोस्टिंग अलार्मिंग लेवल्स बता रहा है। हेवी टॉक्सिक मेटल्स हैं। अब मेटल्स कहाँ से आ गए? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह सारा सीधे पानी में जाएगा, सीधे रिवर में डालो। ये और भी बहुत सारे रीजन, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ वही है, इंडस्ट्रीज का ही रीजन है, बट मैं ये प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो इन 1/4 ऑफ द मॉनिटरिंग स्टेशन व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस 117 रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, हाई लेवल्स ऑफ 2 और मोर टॉक्सिक मेटल्स वर रिपोर्टेड। 2 से ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा पानी के अंदर। 7 स्टेट्स की अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरीज आर अंडर थ्रेट। 7 यूटीज और स्टेट्स अगर हम बात करें मिलाकर के कौन कौन सी हैं, 7 सिस्टर्स आपको किसको बोलते हैं, उसमें से आपकी है असम, अरुणाचल प्रदेश। अब आपको ये नॉर्थ ईस्ट का मैच देखना पड़ेगा। ये वाला एरिया आपका असम है, ये ऊपर वाला एरिया आपका कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश। उसको मिक्स मत करना, अलग से जाकर के आप लोग एक मैप कर ले नॉर्थ ईस्ट रीजन का, क्योंकि मेरे को पता है कि आप जितनी बार भी नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंडिया के देखोगे आपको कंफ्यूजन ही रहने वाला है ना, ये आई नो। तो असम यहाँ पे है, ऊपर वाला एरिया आप बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम क्या है इंडिया का? अगर मैं आपको मैप बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, तो ये आपका सिक्किम है, यहाँ पे आपका भूटान आता है, और ये त्रिपुरा और मिजोरम, नागालैंड ये वाला। तो ये वाला एरिया यहाँ पे आ गया आपका असम, ये आ गया आपका, मैं बताती हूँ ना, ये आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये आपका आ गया सिक्किम इंडिया के मैप में, ठीक है। तो लोकेशन आप एक बार मैप में जाके देख लेना। सिक्किम, फिर बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कंडीशन आपकी वर्ष देखने को यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए आपका JNK भी सेफ नहीं रहा और हिमाचल प्रदेश भी सेफ नहीं रहा। कौन कौन सी है मैं बता दूँ, 7 स्टेट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, याद रहेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, असम, और कौन सा बताया था ये, सिक्किम। फिर आपका आ गया था यूपी, फिर आपका आ गया था हिमाचल प्रदेश एंड JNK। याद रहेगा, आई थिंक मैप के थ्रू मैंने आपको बताया, तो याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 से ज्यादा टॉक्सिक मेटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं रिवर में, पानी के अंदर। मेटल्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स दैट हैव हाई एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी एटलीस्ट दिस। तो ये कहने का मतलब है कि एनवायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और इसमें कौन कौन से आप टॉक्सिक मटेरियल की बात करें, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी यहाँ पे क्या मिल रही है, लेड देखने को मिल रहा है। लेड जिसका आपका पेंसिल की जो बनती है आपकी, वो आयरन, लोह का तत्व, निकल देखने को मिल रहा है, कैडमियम देखने को मिल रहा है, आर्सेनिक, क्रोमियम एंड कॉपर, तांबा। ये इंप्योरिटीज आपको मेटल्स के मिक्सचर उसमें देखने को मिल रही है पानी में, जो कि टॉक्सिक है। अब बोलोगे तांबा तो अच्छा होता है, बट वो अगर इंडस्ट्रीज के वेस्ट के थ्रू भेजा जाएगा पानी, वो थोड़ा पीने लायक होगा, तो जहर हो जाएगा उसमें। पानी पीने लायक तो नहीं, मतलब वैसे भी जहर हो जाएगा। तो रीजंस ऑफ हेवी मेटल पोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली आप बोलोगे इंडस्ट्रीज, आंख बंद करके सारे बोलेंगे इंडस्ट्रीज, यस ऑफ कोर्स। सो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड राइज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है। फिर माइनिंग है, माइनिंग के अलावा प्लेटिंग सर्विस, फिशिंग इंडस्ट्रीज, ये सब डिस्चार्ज। फिशिंग क्या एक तरीके से बैलेंस करती है हमारे फिशेस क्या होती है, जो टॉक्सिक मटेरियल पानी के अंदर होता है, जैसे कुछ भी
जैसे आपने कुछ वेस्ट फेंक दिया तो उसको खा लेती हैं। अगर आप फिशेस को भी आप उसका हंट करोगे, कई कई जगह प्रोहिबिशन होता है, रिवर के पास मछलियों को नहीं पकड़ा जाने दिया जाता है, उनको एक्वाकल्चर के थ्रू सेव किया जाता है किसी किसी में, वो भी ताकि बैलेंस बना रहे बायोडाइवर्सिटी का। बट अगर आप इम्बैलेंस क्रिएट करोगे तो फिर ये ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने है जैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो याद जरूर रखना है किसके अंडर है, मैं आपको पहले बता दूं, CSE रिपोर्ट थी ये, 75% ऑफ रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस रिपोर्ट हेवी मेटल्स, याद जरूर रखना है इसको। CSE मतलब साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये पब्लिश की थी, ठीक है। अब इफेक्ट्स इसका आप रीजन तुम्हें पता ही है सबको, इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल रहा है, आपकी हेल्थ पे देखने को मिलेगा, वो तो बिना आंख बंद करके भी आप बता सकते हैं हेल्थ है ना। फिजिकल, मस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल एक्सेट्रा आप देखोगे आजकल वैसे भी कुछ स्वच्छ तो रहा नहीं, सब्जी से लेकर के वो भी इंजेक्टेड दी होती है, कैंसर एंड सब कुछ मिक्स चल रहा होता है। फिर इन्वायरमेंट भी खराब होगा, नॉट ओनली कि ह्यूमन की हेल्थ ही खराब होगी, हमारे वजह से जो जानवर है जिनका हमने कुछ एक इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट भी खराब होने वाला, बायोडिवर्सिटी, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, फिर प्लांट्स वगैरह उन पर भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये ठीक नहीं है। अब ये था आपका 5th और 6th का कंपाइल करके। अब हम छोटे एक वन लाइन देख लेते हैं जो न्यूज में रहता है। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITCU काउंसिल रही थी। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिया विल कंटेस्ट फॉर री इलेक्शन ऑफ ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। और याद रहे इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, डायरेक्टली आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर इस बार मैं टेलीग्राम भी अपना शेयर कर दूंगी, बट आप चाहो तो वहां से PDF यूट्यूब से चैनल से डायरेक्टली मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मेरा फर्स्ट कमेंट आप चेक करें, वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन इसका दे दूंगी, PDF आपको वहीं से मिल जाएगी उस लिंक से, इसी की अपलोड कर दूंगी डायरेक्टली, ठीक है। सेकंड आपका है इसमें वन लाइन में फ्रंट रनिंग। इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज बीन हिट बाय सेवरल चार्जेस ऑफ फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग इज अ मार्केट प्लेस, होता क्या है, माल प्रैक्टिसेस होती है, वेयर अ डीलर, ट्रेड और फंड मैनेजर हु इज अवेयर ऑफ लार्ज अपकमिंग शेयर परचेजेस ऑर्डर बाय द सेम शेयर इन एडवांस इन बल्क। जैसे हम किसी चीज की डिमांड होती है उसको हम बल्क में खरीद लेते हैं ना, ऐसे यहाँ पे शेयर की बल्किंग कर लो एक तरीके से, वो हो गया। इसको हमने क्या नाम दिया, फ्रंट रनिंग। और इट इज इलीगल इन इंडिया बाय द वे, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रे मार्केट भी होती है। ग्रे मार्केट क्या है, तो स्टॉक मार्केट हो गई और एक ग्रे मार्केट हो गई। ग्रे मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट में पता करना है कि कंपनी डूब रही है क्या हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ग्रे मार्केट में एक दिन पहले पब्लिश होने से पहले कि स्टॉक का क्या रेट है वो हम वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, जैसे कि क्या है वो एक्चुअल में फ्रॉड, मतलब हम आगे संभावना पता करनी हो कि कंपनी डूब रही है क्या होगा इसका फ्यूचर, तो हम ग्रे मार्केट में जाकर के उसके शेयर्स खरीदते हैं, और वो इलीगल होता है एक तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। ग्रे मार्केट अलग है, फ्रंट रनिंग अलग है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब कि एडवांस में अगर बल्क में आप शेयर खरीदो विच इज इलीगल, खरीदना आप मार्केट प्लेस से जाकर खरीदो जिसमें आपको शेयर मिले, इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर तरीका होता है, तो फ्रंट रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले यहाँ पे लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, लाइफ करके न्यूज में था, लाइफ मूवमेंट लॉन्च हुई है रिसेंटली, और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, PM ड्यूरिंग 26th यूनियन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP26, यानी पीछे ग्लास को पिछली एनवायरनमेंट वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ इसको वन लाइनर में। इट इज विजन टू लिव लाइफस्टाइल दैट इज ट्यून विद आवर प्लैनेट एंड डज नॉट हार्म। आप बाय द बताऊं COP27 आपको कौन सी कंट्री में होने वाला है, आप आंसर जरूर बताएं। इजिप्ट में होगा अभी, ठीक है, COP27 आपका इजिप्ट में होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके ऐसे इस प्रकार के प्री में आ सकते हैं। इसमें क्या है, एजेंडा है रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस एजेंडा 2022 PM मोदी जहां पे होंगे इंट्रोड्यूस द PM P3 मूवमेंट दैट अंडरलाइंस इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट, कि इंडिया प्रतिबद्ध है, इंडिया कमिटमेंट है रिलेटेड, ये सब वहां पे है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फिशिंग कैट की। फिशिंग कैट आपको दिख ही रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये देखो फिशिंग कैट दिख रही है। इससे रिलेटेड है चिल्का। चिल्का लेक हमेशा न्यूज में रहती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चिल्का लेक कहाँ पे है आपको पता ही होगा, जैसे ये इंडिया का तट है तो ये इंडिया का यहाँ पे ना ऐसे, तो ये चिल्का लेक है यहाँ पे, दिस इज चिल्का लेक मैप में, मैं तो ऐसे दिखा रही हूँ, आप चाहो तो मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चिल्का लेक है एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर लगून जब भी आएगा ना, आपको बिना आंख सोचे समझे आपको केरला का लगून ब्रैकिश वाटर पढ़ना ही पढ़ना है। वहाँ पे कयाल जिसको हम बोलते हैं लगून है, उसमें बोट रेस बहुत फेमस है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा तो डायरेक्टली आ जाएगा ब्रैकिश वाटर, ये मैंने आपको एडवांस बता दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर की बात करते हैं, चलो शेयर कर लेते हैं। चिल्का जो मैंने आपको बताया उड़ीसा के साइड में इज अ होम टू अराउंड 176 फिशिंग कैट्स अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। इट वाज फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन कैरिड आउट आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। फिशिंग कैट इज एन एडेप्ट स्विमर एंड ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट। एक घर में जो बिल्ली हम पालते हैं उसके लगभग 2 गुना इसका साइज होता है, और ये तैरने में माहिर है। क्यों माहिर है, क्योंकि फिशिंग कैट से नाम समझ में आ रहा है। फिशिंग कैट इज एन एडेप्ट स्विमर, ठीक है। सो इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कौन सी स्टेट का एनिमल है, वेस्ट बंगाल, WB ममता दीदी, ममता बनर्जी। सो उनकी तो नहीं मैं बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल का ये क्या है, स्टेट कैट, ठीक है। स्टेट कैट मतलब उनका एनिमल है वेस्ट बंगाल का, याद रख लेना। एंड ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ चिल्का सिंस 2020। एम्बेसडर भी रखा गया था इसको 2020 में। अब इसका हैबिटेट हम देख लेते हैं। हैबिटेट मतलब कहाँ रहते हैं ये लोग, तो ये मार्शलैंड मतलब मार्शी पानी है, स्वाम्पी एरिया, थोड़ा सा दलदली टाइप जहाँ पे मिट्टी हो। मैंग्रोव्स का जो पेड़ होते हैं पानी में जड़े होती हैं, है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे आपको देखने को मिलेंगे, सुंदरवन डेल्टा है आपको, जब आप फॉरेस्ट वगैरह पढ़ते हैं ना उसमें आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं कि जड़ें पानी में होती हैं। तो ये पानी में जड़ें आपको कोस्टल रीजन में या रिवर्स के पास या ये फॉरेस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। फ्लडेड रीजन जहाँ पे होगा वहाँ पे आप फ्लडेड फॉरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल इस साइड में। एंड वेटलैंड्स जहाँ पे पानी ज़्यादा, लैंड और मार्शी एरिया, तो वहाँ पे आपको ये फ्लाइंग कैट देखने को मिल जाएगी। और ये IUCN का क्या स्टेटस है इसका, ये इंडेंजर्ड है। अभी मैंने रिसेंटली अपने 2 वीडियो में पहले आई थिंक 3rd या 4th पिछले इस कंपाइलेशन वाली वीडियो में मैंने ऐड किया था कि क्रिटिकल डेंजर सारस के बारे में बताया था,
इसी के साथ उसको साथ में पढ़े, पिछली वीडियो में लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी, बार बार बोल रही हूँ, प्लेलिस्ट में जरूर देखें। 5th 6th का कंपाइलेशन और दूसरी वीडियो बना रही हूँ, उसमें 5th 6th 7th तीनों आ जाएगा। जो टॉपिक्स रह गए थे मतलब वो मैं इसमें कवर कर रही हूँ। तो उसमें सारे स्क्रीन के बारे में बताया था जो कि वल्नरेबल था, वल्नरेबल इंडेंजर, और ये क्या IUCN की लिस्ट में फिशिंग कैट क्या है, इंडेंजर्ड है अभी, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट कुछ 1 आर्टिकल्स देख लेते हैं। कोर्बेवैक्स है, कोर्बेवैक्स के बारे में क्या है न्यूज। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं DCGI भी बोलते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया कोर्बेवैक्स एज अ कोविड-19 बूस्टर शॉट की तरह। जैसे हम, और ये कैसा होगा, आफ्टर 2 डोसेज ऑफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन फॉर एडल्ट अब एक बूस्टर शॉट लेना पड़ेगा। बूस्टर शॉट का नाम क्या है, कॉर्बेवैक्स, याद रखना, कॉर्बेवैक्स याद रखना। तो एक बूस्टर शॉट हो गया। कॉर्बेवैक्स लाइक mRNA वायरल वेक्टर मशीन टारगेट्स ओनली स्पाइक प्रोटीन। आपको पता है ना कि वायरस है तो उसके यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन होता है, ऐसे जैसे एड्स उसके मतलब वायरस के वैसे यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर एंटर करना मुश्किल होता है, ऐसे स्पाइक प्रोटीन पर अटैक करेगी। इतना याद रख लेना कि बूस्टर शॉट है जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 1 लाइन की तरफ। घर के ऊपर सोलर कैंपेन। घर के ऊपर सोलर कैंपेन नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि घर के पास सोलर पैनल, या हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं अपने ट्रेडिशनल की कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या हाइड्रो पावर से नीट एनर्जी। तो उसकी नीट एनर्जी कोल के ऊपर डिपेंडेंस कब तक रहेगी, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करना है। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, हाइड्रो, पानी से या तो आप बिजली बना लो, या तो दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या, घर के ऊपर सोलर पैनल, सोलर से सूरज से हम एक तरीके सोलर पैनल फिटिंग कर सकते हैं घर के ऊपर सोलर कैंपेन। और यहाँ पे यूके में अच्छे से उत्तराखंड, यूके इंडिया वाला यूके बाहर वाला नहीं, उत्तराखंड में आपको घर घर देखने को मिलेगा। गुजरात तो नहीं, आपके राजस्थान में भी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। बट ये अब हम देख लेते हैं कि क्या है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च्ड द पैन इंडिया रूफ टेबल सोलर अवेयरनेस कैंपेन। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने कैंपेन लॉन्च किया है। 3 कैंपेन पढ़ लिया हमने अभी तक, एक सेफ सॉइल पढ़ लिया था, एक ये पढ़ लिया अवेयरनेस, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो पहला आर्टिकल था हमारा, ठीक है, वो पढ़ा। और एक तीसरा हमने क्या पढ़ा, सोलर अवेयरनेस से रिलेटेड, और एक SUP सूप करके हमने पढ़ा था कैंपेन। तो अवेयरनेस मतलब रीयूजेबल प्लास्टिक। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन टू बिड टू मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट फॉर इंस्टॉलिंग सोलर रूफ पैनल। द कैंपेन इज एम्ड एट मोबिलाइजिंग लोकल गवर्नमेंट, सिटीजन एंड म्युनिसिपैलिटीज टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ सोलर रूफ अबव 100 टाउन्स एंड सिटीज, स्पेशली टायर 2 टायर 3। मतलब ये है कि म्युनिसिपैलिटीज को भी अवेयर होना चाहिए, उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 40% ऑफ सब्सिडी। गवर्नमेंट ने क्या किया, 40% सब्सिडी प्रोवाइड की गई है उनके द्वारा फॉर हाउस होल्ड्स टू इंस्टॉल सोलर। जो कि इंस्टॉल करेंगे अपने घर के छत के बाहर, उनको 40% सब्सिडी सरकार के द्वारा मिलेगी। नहीं होगा इतना, जैसे घर घर टॉयलेट हुआ था ना, कुछ पैसे सरकार माफ कर देगी, सब्सिडी सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, इससे एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और डेवलपमेंट भी रहेगी और साफ सुथरी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। हमारी डिपेंडेंसी कोल पे भी खत्म होगी ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा पाए। ये नहीं कि खुद यूज़ कर लिया सब और बस नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं और पूरा एनवायरनमेंट खराब कर दिया। फिर देन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, ये है हैज बीन लॉन्च बाय पंचकुला हरियाणा में लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया, ठीक, इज अ पार्ट ऑफ द रिवैम्प्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट स्पोर्ट्स। खेलो, आपको पता होगा कौन है हमारा खेल मिनिस्टर, आपको पता होना चाहिए, ये बीजेपी के हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, खैर आप फाइंड कर लेना। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया था, बस आपको याद रखना कब लॉन्च हुआ था, 2021 में। कहाँ पे हुआ था, पंचकुला हरियाणा में। इज होस्टेड बाय 5 डिफरेंट सिटीज। ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था, 5 सिटीज के द्वारा। इसमें पंचकुला एक थी, शाहबाद एक थी, अंबाला एक थी, चंडीगढ़ एक थी और दिल्ली एक थी। पंचकुला वैसे हरियाणा में, आपको एक तो हरियाणा मतलब पंचकुला खुद हो गया, शाहबाद हो गया, अंबाला, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। सो द गेम will feature a total of 25 sports including 5 indigenous games of India, जिसमें आपका क्या है, कलरे पट्टू, थांगटा, गटका, मतलब ये आपका ना इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, आप इसको नजर मार लेना। आर्ट एंड कल्चर में भी कलरा पट्टू मैंने देखा था, ये न्यूज़ में रह चुका है कलरा पट्टू। बट खैर चलिए, ये वर्ड लाइन है तो मैं इस पर इतना ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन खेलो इंडिया आपको पता नहीं कब लॉन्च हुआ था, 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर हम पूछूं तो पंचकुला हरियाणा में, ठीक। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। एक्स समृद्धि एक्स, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, किसके बीच में है, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। स्मृति एक्स याद रख लेना इसको। और पर्सनालिटीज इन न्यूज़ अगर हम बात करें तो कबीर जी हैं, जो अभी रिसेंटली आज पर्सनालिटीज इन न्यूज़ में हैं। कबीर जी, सेंट कबीर जिनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इनका सेंटर एट संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, यूपी। ही वाज बोर्न इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ही बिलीव्ड इन द वेदांतिक कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन, वो आत्मन या वेदांतिक कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। ही बिलीव एडवोकेटिंग द इम्पर्सनल एस्पेक्ट गॉड निर्गुणा एंड देयर वाज अ एंड देयरफॉर ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। वो पूजा पाठन के आइडल वर्शिप या मूर्ति उनके खिलाफ थे, मतलब आइडल वर्शिप के खिलाफ। तो हिज राइटिंग्स एंड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट आपको पता है कबीर सूरदास इनका आपको देखने को मिलता है। बीजक नाम आप इसी से रिलेटेड याद रखेंगे, अगर कबीर की बात चल रही है तो बीजक आप उसको याद रखें, फेमस इनकी लिखी हुई है। लाइक ग्रंथावली भी है, अनुराग सागर, ये देखिए यहाँ पे बीजक आ गया, अनुराग सागर बीजक एंड सखी ग्रंथ। याद रख लेना कबीर ने क्या क्या ग्रंथ, कौन कौन क्या क्या कहाँ पे, ऐसे तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अगर कुछ नाम याद रखने हो आपको तो कौन कौन सा आप याद रखोगे, ग्रंथावली, अनुराग सर, ग्रंथावली, अनुराग सर, अनुराग कश्यप, वैसे नाम याद रख लेना, ग्रंथावली, अनुराग सर, बीजक तो आपको पता ही है, एंड सखी ग्रंथ, सखी मतलब फ्रेंड होता है ना, सखी ग्रंथ क्या क्या है, ग्रंथ ग्रंथ याद रखना, ग्रंथ सखी ग्रंथ हो गया, फिर वहीं से ग्रंथावली हो गया, और अनुराग सागर और बीजक, ये इसके रचयिता कौन अगर पूछा जाएगा तो
कबीर हैं। तो ये क्या थे, पोएट थे, सेंट भी इनको बोला जाता है और सोशल रिफॉर्मिस्ट भी इनको एक तरीके से बोला जाता है। प्लेसेस इन न्यूज अगर हम देख लें इसको मैप में आप अच्छे से देखें कौन कौन सी है। कतार कैपिटल दोहा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसका, हम अगर आप बात करें वाइस प्रेसिडेंट विजिट कतार। कतर की अगर हम बात करें, रिसेंटली हम लोगों को इंडिया को जो कुछ वो थे, उन्होंने बोला था इस्लामिक ग्रुप ऑफ OIC है, और पाकिस्तान को तो मौका मिल गया। उन्होंने इंडिया को रिसेंटली न्यूज़ भी चल रहा होगा ट्रेंड में कि उन्होंने इंडिया को स्लैम किया है इंटरनेशनल लेवल पे फॉर अ कमेंट ऑन प्रॉफिट मोहम्मद। पर मैं आपको पहले बता दूं कि किसी सरकार ने कुछ अगेंस्ट इसके नहीं बोला। हो सकता है किसी इंडिविजुअल की राय अलग हो सकती है, जो कि निष्कासित भी कर दिया है बीजेपी की तरफ से, नूपुर शर्मा को कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये OIC की तरफ से 57 जो देश है उन्होंने फिर भी इंडिया को बोला है। अब आप बात करें अगर इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऐसे आप किसी को बहुत डिप्लोमेटिकली आपको बोलना पड़ता है। तो फिर इंडिया ने बैकफायर किया उनको, उन्होंने बोला कि आपकी छोटी सोच है, इससे हम लोगों को वो नहीं, मतलब कहने का मतलब अगर इन सब रिलीजियस चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहिए। फिर कंट्री इज डेवलप्ड तो वो ठीक है, और सारे रिलीजन इक्वल है एक तरीके से, तो क्यों ऐसा करना। तो कतर अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, तो कतर आपका पता होना चाहिए। इससे कैपिटल क्या है, दोहा। पॉलिटिकल व्यूज देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ना रिलीजियस के पर्सपेक्टिव को हटा करके, तो हमारे रिलेशन गल्फ कंट्रीज का ठीक है, कतर के साथ भी अच्छे थे इनफैक्ट। और अभी जो रिसेंटली जो खलीफा है जिनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली, जो पास्ट है बुर्ज खलीफा, उनकी डेथ में हमने एक दिन पूरा अपना जो झंडा था वो हाफ रखा हुआ था, है ना, पूरा डे ऑफ किया था। तो हमें उनके साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे थे। तो यहाँ पे लोकेशन आप देख लें कतर की कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है ये UAE है, ये ओमान है, यहाँ पे कतर है। तो ये गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया यहाँ पे। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल क्या है इसकी, कतर की दोहा। इंडिपेंडेंट एमिरेट एंड अरबिक इस्लामिक मोनार्की ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कौन सी, मैंने आपको अभी दिखाया था, ये दिख रहा है आपको गल्फ, इसके साइड पे यहाँ पे है। तो आपको ये लोकेशन थोड़ी पता होनी चाहिए कि उसके साथ में क्या है, गल्फ है, यहाँ पे क्या आपका रेड सी है या कौन सा सी है आपको पता होना चाहिए, या मेडिटेरियन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये केप ऑफ हॉर्न है अफ्रीका का, ये दिख रहा है आपको हॉर्न। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स है, पनामा कनाल वगैरह। या लोकेशन जब आप किसी को पढ़ते हैं कंट्री को, तो ध्यान से देखा करो उसके आसपास क्या है फेमस। पनामा नहीं, मतलब ये स्विस कनाल है, पनामा तो उधर अमेरिका में है, मेक्सिको में। ये आपके मतलब ऐसे आप देखा करो। फिर कतार जो है शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विद बहरीन, ईरान एंड यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स। UAE के साथ ये कहाँ बॉर्डर शेयर करता है, बहरीन के साथ, ईरान के साथ और UAE के साथ। 3 कंट्रीज कौन सी मैंने बताई आपको। UAE के साथ बॉर्डर शेयर होता है, ये देख रहे हैं ना आपको, जो है कैपिटल कतर की। बहरीन के साथ बताया ना मैंने आपको, दिख रहा है आपको, और ईरान के साथ। ये ईरान है पाकिस्तान के साइड में, ईरान, ठीक है, मैंने आपकी बात नहीं करी। ईरान, बहरीन और UAE, ये 3 कंट्रीज देख लेना ध्यान से जब आप देखोगे। कतर शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर इनके साथ शेयर करता है। ज्योग्राफिकल फीचर्स अगर हम देखें, मोस्टली प्लेन है विद नो माउंटेन्स। इतने माउंटेन्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम, जिनको पता है कि शेख्स जितने भी हैं वो पेट्रोलियम उनके वहाँ, जैसे हमारे यहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे पानी की बोतल, वहाँ पेट्रोलियम ऑर्डर कर सकते हैं। सो नो परमानेंट बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर, और साथ ही आपको पता होगा कि वहाँ पे फ्रेश सोर्स नहीं है पानी का, इसलिए वो पानी वहाँ पे गोल्डन उस तरीके से देखा जाता है। तो खैर इतना था आपको। अब हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट डे 7th, वो भी इसी में देख लेते हैं। 2 वीडियोस आपको देखना जरूरी है, एक तो मेरी पिछली है बार बार बोल रही हूँ कंपाइलेशन, और एक नेक्स्ट 7th of June का कंपाइलेशन, ये विजन का मैगजीन देख लेते हैं। सो लेट्स डू इट। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 7th of June के जितने से एक लुक में हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, बट फिर भी हम एक गो थ्रू कर लेंगे लास्ट में। सो ये है सेबी से रिलेटेड। सेबी आप सबको पता ही होगा कि क्या है। सेबी क्या है आपका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और रिसेंटली जो ABD जो रिसेंटली बैंक था, ABD ने घोटाला किया था, उसके भी अंडर सेबी ने ये छानबीन की थी। तो ये बैंकों का भी आप तरीके से बोल सकते हो कि एक सिस्टम है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्लैग्स कंसर्न ओवर, अब इन्होंने क्या कंसर्न शो किया है, इन्होंने कंसर्न शो किया है क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर। आप सभी को पता हो क्रिप्टो करेंसी। अब आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी होती है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्या इशूज हैं वो इसी वीडियो में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं और सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपकी ये रेगुलेशन जो है वो क्या बोल रही है, और मतलब क्रिप्टो करेंसी का क्या होता क्या है। तो देख लें कि क्या है। क्रिप्टो करेंसी होता है इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड एंटी काउंटरफीटिंग मेजर्स। जैसे कि कंट्रोल ऑफ ईच क्रिप्टो करेंसी वर्क्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। मतलब वर्चुअली तो नहीं, आप जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में देख लेते हो ना, जैसे मतलब अब आपको कैसे बताऊं मैं, जैसे इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी, डिजिटली है सब कुछ, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। सो व्हाइल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्सेशन स्कीम ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी ऑन द रेगुलेशन। ठीक है,
ये सब इसके अंतर्गत हम इसको देख रहे हैं। और VDI सबसेट्स ऑफ ऑल डिजिटल एसेट्स ट्रांजैक्शंस ऑन अ ब्लॉकचेन सच एज नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसको नेफ्ट करके हम बोलते हैं, नेफ्ट कर दो, जैसे बैंक से हम लोग करते हैं, क्रिप्टो एंड अदर वर्चुअल एसेट्स। आप इसको वर्चुअल करेंसी तो नहीं बोल सकते, पर जैसे नोट्स वगैरह आप टच कर सकते हो, ये क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। इसके बारे में आप और देख सकते हो, रिसेंटली न्यूज़ भी हो गया है, वो आप सबको पता ही होगा क्या है ये। तो अब इससे रिलेटेड हम टॉपिक है, सेबी ने क्या किया है, सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी हैज हाईलाइटेड फॉलोइंग कंसर्न्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। क्या क्या था इसमें देख लेते हैं। सेबी ने क्या क्या हाईलाइट किया है कंसर्न रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी से लेके, और ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उन्होंने सेबी ने हाईलाइट किया कुछ टर्म्स, क्या क्या देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबसे पहली बात कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन रहे, एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी रेगुलेटरी रिजीम ओवर क्रिप्टो एसेट्स वुड बी चैलेंजिंग ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइजेशन नेचर। सबसे पहला तो उनको है कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कैसे दी जाए। क्लैरिटी नीड्स टू बी ब्रॉट वेदर क्रिप्टो करेंसी कैन बी लीगली डिफाइंड एज सिक्योरिटीज। अब इंडिया की सरकार है वो, जैसे यूएस में बाहर के, अब वो इंडिया की सरकार इस पॉइंट में कहने का मतलब है कि क्या वो उसको मान्यता दे या ना दे, कि लीगली उसको बताए कि ये डिफाइन है, मतलब क्या सिक्योरिटीज, इसको आप बोल सकते हो कि वेदर क्रिप्टो करेंसी कैन बी लीगली डिफाइंड एज सिक्योरिटीज, के इसको आप सिक्योरिटी की तरह उसको रख सकते हो क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि इंडिया में लीगली अभी तक क्रिप्टो करेंसी हुई नहीं है। और रिसेंटली वर्ल्ड वॉर में भी जो आपने देखा था कि सोच रहे थे कि रशिया जो है क्रिप्टो करेंसी को इंपॉर्टेंस देते, उससे उनके डॉलर्स जो है अमेरिका का, उस पर खतरा आने को आ सकता है अगर क्रिप्टो करेंसी में ही एक्सचेंज करना शुरू हो जाए। जैसे अभी पता होगा आपको कि अब हम डॉलर में बाय करते हैं फॉरेक्स रिजर्व में कुछ भी, क्योंकि जैसे हर जगह डॉलर मान्य होता है ना, तो अब क्रिप्टो करेंसी में भी अगर रशिया सोच रहा था, पता नहीं, बिफोर कोविड तो प्रपोजल था, बीच में कोविड आ गया, तो फिर अब हालात ऐसे हो गए कि इनके कंडीशन खराब हो गए कंट्रीज के, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड था, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को धीरे धीरे। सो व्हाइल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्सेशन स्कीम, ये हम डिस्कस करें। सजेशन क्या है, थ्रेट हो सकता है एक तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को, और दूसरा कि क्या इसको लीगली एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, सेबी के कंसर्न्स हैं, ठीक है। तो सजेशन बाय सेबी फॉर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, क्या क्या उन्होंने सजेशन दिए हुए हैं, या मतलब क्या स्टैंड है क्रिप्टो करेंसी पे सेबी का, आप वो देख लेते हैं। क्रिप्टो एसेट्स रिलेटेड अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज में भी इंटरेस्टेड टू एन इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। तो स्टैंड इंडिया के गवर्नमेंट का अभी भी डामाडोल, आपको बोलो कि इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट। सो क्या रखा है कि जो क्रिप्टो एसेट्स होंगे और जो एक्टिविटीज होंगी इंटरेस्टेड वन इन्वेस्टिगेशन, इसकी इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होगी। और पॉसिबल रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई अंडर फेमा एंड फेमा आपने पता होगा, फॉरेन, ये आपके ट्रेडिंग वो होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में जानते होंगे, फेर एंड फेमा, तो वही फेमा यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, as crypto assets are available for trading in foreign jurisdiction as well. So consumer availing such products should be protected through Consumer Protection Act 2019। यहाँ प्रोटेक्शन की बात की थी, तो यहाँ पे सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस यहाँ एक तरीके से अपने पॉइंट्स रखे हैं सामने की कंज्यूमर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वही पॉइंट्स की, और वो किसके थ्रू होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 2019 जो था उसके थ्रू। दूसरा फेमा एंड फेरा, जो फेरा तो नहीं, यहाँ पे फेमा की बात होगी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो कुछ सजेशन दिए, इंडिया अभी लीगली एक्सेप्ट नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि कंसर्न है उसकी, क्या पता कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए या उस पर ट्रस्ट करके, तो इसलिए ठीक है एक तरीके से। फिर आगे हम अगर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी सीक्स फ्रेश कमिटमेंट्स ऑन ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू इट रूल्स। और किसने प्रपोज किया है ये, प्रपोज बाय आईटी रूल्स एम टू प्रोवाइडिंग एडिशनल एवेन्यूज फॉर ग्रीवियंसेस रीएड्रेसल अपार्ट फ्रॉम कोर्ट्स and safeguards constitutional rights of Indian citizens. It will ensure accessibility of services, ये ensure करेगी services को to users with reasonable exceptions of due diligence, privacy and this transparency रहेगी। Obviously जैसे भी आप कुछ भी, सबसे पहले आपको भी स्कीम लागू, उसको ट्रांसपेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की गई। मेटी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब की अमेंडमेंट्स प्रपोज, इसमें प्रपोजल दिया गया है, माइंडेड प्रपोजल दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, एक तरीके से गाइडलाइन है, जैसे प्रपोजल दिया गया, अभी उसको गाइडलाइंस को देखेंगे कि फॉलो करते हैं। प्रपोज किया गया क्या है, सेटिंग अप ग्रीवियंस एपीलेट कमिटी टू प्रोवाइड यूजर्स विद ऑप्शन टू अपील अगेंस्ट ग्रीवियंस रीएड्रेसल प्रोसेस। करंटली देयर इज नो अपीलेट मैकेनिज्म प्रोवाइड बाय द इंटरप्रेस। और 72 आवर्स के अंदर क्या है, फॉर कंपनीज को क्या हुआ, एक्ट करना पड़ेगा कंप्लेंट्स के अगेंस्ट इफ दे फॉल अंडर वन ऑफ 10 टाइप्स ऑफ वायलेशन। कोई वायलेशन वगैरह होती है तो कॉपीराइट, जैसे कि इट इंक्लूड्स कॉपीराइट या फिर डिफेमेटरी कंटेंट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर रहता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए 72 आवर के अंदर। और ये सिर्फ प्रपोजल्स है, अभी तक ऐसा करनी है, सिर्फ प्रपोजल सजेशंस है। एडिशन ऑफ न्यू रूल्स दैट रिक्वायर इंटरमीडिएट्स टू रिस्पेक्ट राइट्स गारंटी टू यूजर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में आगे हम देख लेते हैं कि वायलेशंस भी अगर किसी ने वो किया होगा तो उसके अगेंस्ट भी, स्पेशली इंडियन सिटीजंस। आईटी रूल्स क्या है, 2021 कहता है, रिलीज अंडर आईटी एक्ट के अंतर्गत आया था, क्या है 2000 में आया था, फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी। अब कई लोग होते हैं अपनी डिफेमेटरी या कुछ अपनी कुछ भी कॉपीराइट दे देते हैं, किसी का कंटेंट देते हैं तो चुरा देते हैं, ये सारा आप, इसमें तो सजेशन है कि 72 घंटे के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, सब सजेशन है। अब नेक्स्ट है, प्लेटफॉर्म द रूल्स एम टू इंश्योर एन ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट फॉर ऑल इंडियन इंटरनेट यूजर्स। इंटरनेट की हम बात की कि सबके इंटरनेट अकाउंटेबल या ओपन और सेफ इंटरनेट प्रोवाइड होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इंटरमीडिएट्स की एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड था आईटी, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और आगे हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, ये प्लीस्टोसीन जो एज था ना, प्लीस्टोसीन एरा था, वहाँ पे पहुँच गया पूरा वर्ल्ड का टेम्परेचर, जो कि एक मेजर कंसर्न है। और कार्बन डाइऑक्साइड को पता है कि ये रेज होती हैं जो अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं,
ये अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं ऐसे करके। अगर मैं आपको बताऊँ, ये ऐसे जाती हैं टकरा के वापस अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट करके बोलते हो, GHGs गैसेज बोलते हैं। उसमें से वन ऑफ बहुत सारे मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी कंसर्न है अभी एनवायरमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं सीधे आपको बताऊँ, जो मेन कंसर्न है यहाँ पे कि 50% हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल, 50% ज़्यादा हो गया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले का टाइम था, उसके कंपैरिजन में अभी 50% का डिफरेंस है देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखने को बहुत एक लाइन आपको बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट द सेम लेवल ऑफ 4.1 to 4.5 million years ago ऐसा सिनारियो हुआ था इन दी प्लेस्टोसीन एरा व्हेन टेम्परेचर वर 3.9 डिग्री सेल्सियस हॉटर एंड सी लेवल्स वर 5 से 25 मीटर हाई थे उस वक्त। ठीक है, इतना तो नहीं, लेकिन पॉइंट इतना इंक्रीज अभी भी इंडिया ने सॉरी वर्ल्ड का कितना हुआ है 1.8 pm, तो तब कितना 3.9 डिग्री सेल्सियस पूरे वर्ल्ड में हुआ था। कौन से एरा में? प्लेस्टोसीन एरा। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ मेजर कंसर्न। तो CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है दैट ट्रैप्स हीट ग्रेजुअली कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मेन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस मतलब इंसानों के कॉजेस जैसे CO2 एमिशन वगैरह, ये इन्हीं के कॉजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी या फ्यूल व्हीकल से निकलने वाला, ये सारे के सारे इसी के कॉज हैं। ठीक है, अब मेजर कंसर्न है, लेकिन कितना था उस वक्त, ये वापस से अर्थ उस टाइम पे पहुंच जाएगी जब पूरा कंट्री का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था प्लेस्टोसीन एरा में। और कितना टेम्परेचर 3.9 ग्लोबली रेज हुआ था, नॉट एनी कंट्री ग्लोबली। अगर ग्लोबली रेज हो जाएगा अभी तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ माउंटेन्स है वो पिघल जाएंगे और कोस्टल एरिया है और सारे डूब जाएंगे, आपके अंडमान निकोबार यहाँ आइलैंड थाईलैंड सारे, और बहुत मुंबई का भी कुछ पोर्शन। तो ये तो इंडिया की बात है, जितने भी कोस्टल रीजन से बाहर अब्रॉड में भी वो भी डूब जाएंगे, विच इज मेजर कंसर्न। तो इसलिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे थे कि मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, तो बहुत मेजर इशूज है, उसको अच्छे से देख लेना। देन अब हम बात कर लेते हैं इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। इसमें इंडिया की रैंक आप बता दूं 121 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। तो ये आप कहीं लिख सकते हैं, जैसे आपको डेटा वगैरह आ जाता है पूछने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि क्या होता है, इसमें इंडिया का रैंक कितना 121 आउट ऑफ कितना 163 कंट्रीज में 121 है इंडिया का रैंक अकॉर्डिंग टू STR 2022 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022। बाकी इसमें इतना कुछ याद रखो नहीं रखो, लेकिन आपको मैंने डिस्क्राइब तो कर ही दिया, लेकिन डेटा इंडिया का क्या है अगर मैं पूछूं 121 रैंक है इंडिया का 2022 का। ठीक है, की फाइंडिंग क्या है इसमें, फॉर द सेकंड ईयर इज इन अ रो वर्ल्ड इज नो लॉन्गर मेकिंग प्रोग्रेस इन SDG। मतलब खाली बातें हो रही है एनवायरमेंट और ये सब होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें ही हो रही हैं ऑन ग्राउंड, मतलब काम तो हो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रही जितना कि डिट्रॉइट हो रही है। तो सेकंड रो लगातार यार बात हो रही है, लेकिन कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिल रहा है रियलिटी ऑन ग्राउंड। तो बेस्ड ऑन 22 इंटरनेशनल इंडेक्स रिच कंट्रीज जनरेट, यहाँ बताया जा रहा है कि जो रिच कंट्रीज है वो जनरेट करती है नेगेटिव इंटरनेशनल स्पिल ओवर नोटेबली थ्रू अनसस्टेनेबल कंजप्शन। मतलब बातें तो करते हैं, लेकिन जैसे आप चाइना की कार्बन ट्रेडिंग की अगर हम बात कर ले, तो वो लोग पता है, आपने सुना है कार्बन ट्रेडिंग, ये भी आप होमवर्क है आपका कि पता करके आना। तो ये पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, बस आपको इसमें से मेन याद रखना कि 121 इंडिया का रैंक है 163 कंट्रीज में से, किसमें SDG 2022। ठीक, अब हम आगे इसमें देख लेते हैं पीस डिप्लोमेसी, ये सब होना चाहिए। इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंडिया क्या है स्लिप हो गया, पहले थर्ड था, अब 117 मतलब पहले था 117 2020 में, फिर 120 हुआ 2021 में, और अभी का इंडिया की रैंकिंग है 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। तो स्लिप हो गया 3 स्टेप्स। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं ये कब स्टार्ट हुआ था। इट वाज लॉन्च इन 2012। UN सेक्रेटरी कौन थे इसके? बान की मून। टू मोबिलाइज ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज एक्सपर्टीज टू प्रमोट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन SDGs। ये बनाया तो बड़े अच्छे से इंटेंशन के साथ था UN में, जब बान की मून प्रेसिडेंट हुआ करते थे कि प्रैक्टिकल सॉल्विंग होनी चाहिए, सोल्यूशन की बातें नहीं होनी चाहिए, बट लेकिन ऐसा एक्चुअल में हो नहीं पा रहा है। एंड SDN वर्क क्लोजली ऑन विद UN एजेंसीज के साथ ही मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब काफ़ी सारे जैसे ग्रुप है वैसे आप बोल सकते हो इसको। UN मतलब यूनाइटेड नेशंस। तो बान की मून आपको पता होगा 2012 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था SDSN का। ठीक है, गॉट इट। अब हम इसमें नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद गल्फ कोऑपरेशन। इसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया की गल्फ कोऑपरेशन अभी थोड़ी पहले बता रही थी कि गल्फ कंट्री के साथ अभी जो रिसेंटली OIC और ये सब धर्म के अलावा अगर हम देखें उसको हटा करके, तो इंडिया के गल्फ कंट्रीज का इतने खराब रिलेशन नहीं थे। कतर के साथ भी ठीक ही थे, बस वो नूपुर ने जो कमेंट किया है उसके अलावा अगर रिलीजियस साइड हटा दी जाए तो इंडिया के बायलैटरल ट्रेड ठीक थे। उसी के चलते आपको देखेंगे कि गल्फ, और आपको पता होना चाहिए कि कतर के जो है वो इंडिया में भी विजिट करने वाले हैं रिसेंटली, करेंगे। तो इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स GCC ग्रोज एट रैपिड पेस, रैपिड। ठीक है, इंडियाज बायलैटरल ट्रेड जो है उनके साथ ठीक ठाक, मतलब एक तरीके से ट्रेड आपको डील देखने को मिलेंगी, यहाँ पे ट्रेड डील भी देखने मिलेंगी, और साथ में ऑयल से रिलेटेड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे? GCC इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंक्लूड करता है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE इसको बोलते हैं, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि GCC जो है रिलेशंस गल्फ कंट्रीज वगैरह, इनका क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स उससे रिलेटेड है। एनर्जी सिक्योरिटी, रेमिटेंस क्या होता है कि बाहर की कंट्री से पैसा किसी कंट्री में जाना देना, रेमिटेंस उसको बोलते हैं। जैसे बिल देना, जैसे हम बोलें किसी की बिल देना या पेमेंट करना किसी और कंट्री से, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके मतलब आप पॉइंट्स दे सकते हैं कि ये कैसे इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से इंडिया ट्रेड में भी ऑफ कोर्स ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी में अब गैसेस भी होंगी, ऑयल्स भी होंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक जनरल ओवरव्यू था ये। इसके बाद है फाइनेंस मिनिस्टर FM रिव्यूज प्रोग्रेस ऑन बैड बैंक रोल आउट। बैड बैंक मतलब जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा, जैसे कई सारे बैंक्स होते हैं जो लोन्स दे देते हैं
कई बिल्डर्स को लिस्ट में भी नहीं शो करते, तो बैड उस पर एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम रेडो वाला मिनिस्टर नहीं है। उन्होंने क्या किया यहाँ पे इसके लिए एक रोल आउट तैयार किया, जिसमें बैंक की लिस्ट से रोल आउट करेंगे उसको कौन सा बैंक कौन सा बैड परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एफएम स्टार्टेड द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने स्टार्ट किया एक कंपनी, फाइनेंस मिनिस्टर्स ने क्या किया, स्टार्टेड द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल पिक अप द फर्स्ट सेट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, जो लाइबिलिटीज एक तरीके से, लाइबिलिटी तो नहीं बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वो लेने के देने पड़ जाते हैं इसमें, कि अगर जैसे किसी ने पैसा लिया और वो कहीं फंस गया तो उसको नॉन एसेट्स घोषित करना चाहिए, जैसे दिवालिया तो नहीं, पर नॉन एसेट कंपनी जो घाटे में चल रही है और परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उनकी देखरेख के लिए, ठीक है। Bad Bank of NACRL is a corporate structure that isolate risky assets held by banks in a separate entity. NARCL will acquire assets by making offer to the lead bank. और कई बैंक से जो मर्ज करे जाते हैं फिर बाद में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर वो गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर थोड़ा घाटा हो जाता है, तो वो सेबी वगैरह देखती थी। लेकिन यहाँ पे एक और फाइनेंस मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि बैड बैंक को रोल आउट करना है जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या जिनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स शो हो रहा है, तो उनको पहले ही लीगल नोटिस समन दे दिया जाएगा। उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेप्स हैं और भी बहुत सारे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बैड बैंक का जो फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई थी वो कभी थी, 2021 में हुई थी यूनियन बजट के अंतर्गत। बेनिफिट्स क्या हैं इसके बैड बैंक्स के, कि हेल्प लीडर्स टू गेट रिड ऑफ बैड एसेट्स। अब कई हमने देखा होगा कि कोई उधार लेकर चला जाता है, बैंक को लॉस हो जाता है, तो इससे एक तरीके से सेफ्टी ही रहेगी, मतलब अच्छा इनिशिएटिव है कि हेल्प, इससे क्या होगा कि हेल्प होगी लेंडर्स को गेट रिड ऑफ बैड एसेट्स बाय ट्रांसफरिंग देम टू द बैड बैंक एंड क्लीन अप देयर बुक्स। एक तरीके से अकाउंट मेंटेन करना है, वो पता लग जाएगा कौन सा बैड है कौन सा नहीं। तो हेल्प बैंक्स टू फोकस ऑन नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन फॉर फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी, ताकि रिकवरी ये भी आपको समझ में आ रहा है। बेटर वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ एनपीएस, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, इसको देख लेते हैं इसके अंतर्गत कि अंडर द अप्रूव्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैड बैंक विल कंसिस्ट, क्या क्या इसके अंदर कंसिस्ट होगा। नेशनल एसेट, जिसको एनआरसीएल बोलते हैं ना, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव लिमिटेड विल एक्वायर एंड एग्रीगेट एनपीए बैड लोन, जिसका है उनकी ऐसे मेजॉरिटी स्टेक इनका पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद कनारा बैंक एंड सो ऑन। सो आप रिसेंटली आईसीआईसीआई को बहुत चपट पड़ गई थी जब उन्होंने एबी बैंक ने जब घोटाला किया था, तो उसके अंदर एसबीआई को भी पड़ी थी। आप सोचते हो कि प्राइवेट बैंक को कभी घाटा नहीं हो सकता, सरकारी बैंक को घाटा होगा, प्राइवेट वाले तेज है, लेकिन आईसीआई और एलआईसी वगैरह को भी, उनको भी चपट पड़ गई थी। अभी आपने सुना होगा जो घाटा थोड़ी देर पहले आया था, फ्रॉड आया था, मतलब वो निकल के बाहर। तो ऐसे इंडिया डेट रेजोल्यूशन ये अच्छा एक तरीके से बैड बैंक से रोल आउट, उनको रोल आउट दिख जाएगा पहले कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। एफएम के द्वारा लिया गया है, कब लिया था, 2021 में यूनियन बजट में अनाउंस हुआ था, एक नॉमिस रिलेटेड हो जाएगा। डेट याद रखनी है आपने, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बस ये याद रखोगे कब अनाउंस हुआ था, 2021 में बजट में, यूनियन बजट के दौरान, ठीक है। अब ऑल्सो न्यूज में हम देख लेते हैं वन लाइनर जन सामर्थ्य पोर्टल है, एक लॉन्च हुआ है, किस लिए हुआ है, डिजिटल पोर्टल लिंकिंग 13 क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके अंतर्गत 13 लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे, ठीक है, डिजिटली है, ठीक है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह होगी। इट प्रोवाइड्स इंट्यूटिव गाइडेंस टू बेनिफिशियरीज फॉर चेकिंग सब्सिडी एलिजिबिलिटी, इससे आप सब्सिडीज चेक कर पाओगे, ये एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत आरबीआई इशूड सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर provisioning for standard assets by large NBFCs in view of the increasing role played by such entities in the financial system. Under this, entities have to set aside or provide funds to a prescribed percentage of their bad assets. वही अगर bad assets की बात होगी उससे related अपन नॉन बैंकिंग बैड एसेट्स में एफएम ने लॉन्च किया था, कब किया था, यूएन में 2029, यूएन नहीं मतलब अपनी सरकार के दौरान किया था 2021 में, ठीक है, ये याद रख लेना, ये उससे लिंकेज मिलता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना साथ में। लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, LCCM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव जॉइंटली अनाउंस्ड, LCCM क्या है, लीडर इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बार बार बात होती है, ये एक वन लाइनर आप ये देख लेना। CO2 की बात की हमने, है ना, नेशनल बैंक उसकी नेशनल पार्क्स की बात की, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डिजिटल स्किल प्रोग्राम है एक, वो लॉन्च हुआ है, स्किल से और किस लिए होगा, अगर स्किल प्रोग्राम तो ऑब्वियसली स्किल इंप्रूव करने के लिए, और साथ में 100+ टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को क्या किया है, हैव जॉइंड द प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 100+, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। फिर है हैबिटस, हैबिटस रेफर्स टू अ कलेक्टिव एंटिटी इनटू व्हिच डोमिनेंट सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ अ सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड एंड रीप्रोड्यूस्ड। व्हाट वन कंसीडर्स नेचुरल टैबू, टैबू मतलब मनाही जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम सख्त मनाही टाइप, जिसमें जो प्रोहिबिटेड होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी को, उसको हम टैबू बोलते हैं, तो ये याद रखना टैबू, ठीक है। गुड और बैड इज कंस्ट्रक्टेड बाय वंस हैबिचुअल, हम बोल सकते हैं कि कई जगह ब्लैक मैजिक वगैरह टैबू है, मतलब मनाही है, उसको पूछते नहीं है, और कई जगह जैसे टैबू है, जैसे अघोरीज वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, टैबू है। इंडिया में तो नहीं, बाकी जगह पे टैबू है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ना करने, मतलब प्रोहिबिशन जैसे इसको बोलो, ठीक है। तो इट हेल्प्स, क्या इसका मेन क्या इनिशिएटिव कब हुआ था, ये थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1977 में थी। इट हेल्प्स इंस्टिल अ सेंस ऑफ द वर्ल्ड इन एन इंडिविजुअल एक्टिविटी कल्चरल वैल्यू टू मटेरियल इमॉर्टल ऑब्जेक्ट्स। मतलब टैबू हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कई चीज़ प्रोहिबिशन होती है, जैसे LGBT तो नहीं है आजकल टैबू, वो तो मना ही नहीं है, जैसे टैबू जैसे मना है जिसको हम बोलो ना बड़ा एक्सट्रीम, जैसे हेलोविन वगैरह इंडिया में इतना नहीं है, वो टैबू है, फॉरेन कंट्री में उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और वन लाइनर है, आप इसमें देख सकते हैं इसको, ड्रोन्स इन हेल्थ केयर,
ड्रोन्स की हेल्प लेंगे हेल्थ केयर सिस्टम में, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे है टाइप 1 डायबिटीज़। आपको पता होगा टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती हैं। टाइप 2 जो होती है मतलब टाइप जो जिससे इंसुलिन वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ आपकी फिर भी जो है जेनेटिक कंडीशन, इसको आप बोलते हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ से रिलेटेड ये है। टाइप 1 डायबिटीज़ इज अ जेनेटिक कंडीशन, मतलब अगर किसी को फैमिली में है तो टाइप 1 आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन विच पैंक्रियास प्रोड्यूसेस लिटिल और नो इंसुलिन। पैंक्रियास का रोल प्ले होता है शुगर वगैरह कंट्रोल करने में ये सब। तो करंटली देयर इज नो क्योर फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है, लाइलाज बीमारी है बट क्रॉनिक नहीं है, कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। एंड टाइप 2 ऑल्सो कैन नॉट बी क्योर्ड, नीदर 1 नीदर 2। तो ये देख लेना। फिर है वन लाइनर है, वर्मिन इज एन हार्मफुल एनिमल्स पोजिंग थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिक्लेयर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। और ये क्या है, इज अ स्पीसीज इज डिक्लेयर वर्मिन, जो कि थ्रेट है एक तरीके से प्रोड्यूस होती है, इसको वर्मिन बोलते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर 1972 के अंडर आती है। शेड्यूल कौन सा है, सेकंड है, आप उसको देख लें। एनी एरिया फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके बाद है अग्नि 4 मिसाइल, सक्सेसफुल ट्रेनिंग इसकी लॉन्च हुई है, किसकी, अग्नि 4 की। और ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, विद रेंज, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, इंडिया में आप उसको पता है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप हुई है। और लास्ट में हम इसको देख लेते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको बोलते हैं डीएसी। डीएसी ने क्या किया, हैज प्रपोज वर्थ ₹76,390 करोड़ अंडर बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन एंड बाय कैटेगरीज। मतलब इंडिया के यही इनिशिएटिव है, हम बोलते हैं ना, भारत प्रमोट कर रहा है एक तरीके से इंडिया को। तो मतलब इंडिया के ही प्रोडक्ट वगैरह है, इंडिया की बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, वैसे ही क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। डीएसी इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री डिफेंस, डिफेंस के अंतर्गत आती है, हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इट अप्रूव्स कैपिटल एक्विजिशन, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी टू ईच कैपिटल एक्विजिशन प्रोजेक्ट वगैरह। सिटीज हैं कुछ न्यूज़ में, उसको देख लेते हैं। पोलैंड है, पोलैंड आपको पता होगा, इसे कैपिटल क्या है, वार्सो है। और रिसेंटली यूक्रेन में काफ़ी इन्होंने हेल्प किया है यूक्रेन को, उनके शरणार्थी भी लिए उन्होंने। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज आप देख सकते हैं, जर्मनी के साथ है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, कंडीशन आप इसकी मैप में जरूर देख लो। ये देखो, ये पोलैंड, इसके साथ साथ कौन सी कंट्रीज आपकी लगती हैं, बेलारूस यहाँ पे है, जो कि एक तरीके से हेल्प कर रहा है, मतलब उन्हीं का रशिया का ये है। तो यहाँ पे लिथुनिया, रशिया, ये जर्मनी, इसकी चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा। तो ये सारा मोल्डोवा, अच्छा आपने न्यूज़ में सुना होगा रिसेंटली कि मोल्डोवा भी अप्लाई करेगा नाटो के लिए कि नहीं करेगा। तो इसके साइड में आपको सारे साउथ ईस्ट वाला पोर्शन जो है यूक्रेन का, खैर ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और मेजर माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माउंटेन रेंजेस। तो मेजर माउंटेन रेंजेस कौन सी है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, माउंटेन्स है। मेजर रिवर्स कौन सी है ये भी आप देख लो, लोकेट कर लेना मैप में। ये वर्ल्ड की बात हो रही है। हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे, माउंट रिसेंट। और सिर्फ वर्ल्ड की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड मतलब इन्हीं के आसपास का एरिया है, कहाँ पे, ये देखो ना, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये देख लो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये देख लेना, ठीक है। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इतना कोई वो है नहीं। अब यांगटी कुत्ती वैली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, दिख रहा है, मैंने आपको दिखाया ही था। उत्तराखंड तो इंडिया में ही आपको दिख रहा होगा, नेपाल, चाइना, यहाँ पे उत्तराखंड। तो ये माउंटेन रेंजेस से कुछ आप इसको देख लेना, प्लॉट कर मैप वगैरह ये सब। काली गंगा, धौली गंगा, अपर गंगा, ये सब रिवर्स उत्तराखंड से फ्लो करती हैं, ठीक है। भोटिया ट्राइब आपको पता होगा, जो लोग उत्तराखंड में, मैं पर्सनली यहाँ पे मैंने 3 साल स्पेंड किया, तो आई नो दैट भोटिया ट्राइब्स नेपाल के पास काफ़ी फेमस। और मेरे को और तो कुछ नहीं, पर भोटिया ट्राइब्स के डॉग्स बहुत सही टिबेटन मास्टिफ टाइप होते हैं भोटिया। तो ये कुछ ट्राइब्स भी ये भी देख लेना उत्तराखंड से रिलेटेड। और लास्ट में इट्स पीस मेकिंग एक्सरसाइज फीचरिंग एक खान क्वेस्ट 2022। एक्स खान 22 क्या है, एक मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है फीचरिंग पार्टिसिपेशन फॉर मिलिट्री पीस कीपिंग एक्सरसाइज, ठीक है। मिलिट्री कंजेंट्स फॉर 16 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया दैट कमेंस इन मंगोलिया। तो ये भी आपका न्यूज़ था, वन लाइन है। और समझ आ गया होगा, जल्दी से हम इसको रिवैम्प या रिकैप इसका देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, जितना भी था, क्या क्या हमने कवर किया है इसमें, अभी हम देख लेते हैं। 5th का तो हमने पहले भी अपलोड कर दी थी मैंने, बट फिर इन डेप्थ कर ली जो टॉपिक्स रह गए थे 5th, 6th और 7th। तभी मैंने इतना लाइटली लिया इसको, क्योंकि पीछे मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है 5th, 6th। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपका यहाँ पे आई बटन में, तो आप इसको देख सकते हैं। इंडिया का क्या था, इंडिया का SDG रैंक जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितना हो गया इंडिया का, 121 आ गया, पहले 117 था 2020 में। याद रखना, इंडेक्सेस आ जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसका आप ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड था। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स एज क्या बोलती है, इनसाइट ऑन वेरियस प्रायोरिटी इशूज फॉर इंडिया रिलेटेड टू करंट स्टेटस ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, प्रेशर बिहाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस एंड द इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस वगैरह, ये सब इसमें है। बांग्लादेश और इंडिया का जो हमने अभी पढ़ा है, साथ में हमने मैत्री वो एक्सरसाइज की थी, याद होगा, ये उसी से रिलेटेड है। ये हमने पढ़ा था ई वीटोल करके, जैसे ये वाला न्यू
तरीके के नेविगेट करने के लिए एयर टू एयर एयरक्राफ्ट था। अभी मैंने जैसे आपको बताया पीछे वो इसका एक रिवैम्प। इसको क्विक लुक अगर हम देख ले तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ। इससे क्या होगा, वर्टिकली वहीं खड़े खड़े टेक ऑफ हो जाएगा, लैंडिंग हो जाएगी। एयरक्राफ्ट था जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसा दिखता है वो। वेराइटी ऑफ विटल एयरक्राफ्ट दैट यूजेस इलेक्ट्रिक पावर बैटरीज वगैरह पावर टू होवर टेक ओवर एंड लैंड वर्टिकली। दिस टेक्नोलॉजी केम अबाउट थैंक्स मेजर एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक वगैरह। तो उसकी अर्बन एंड मोबिलिटी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। वहीं से खड़े खड़े वर्टिकल लैंडिंग या उड़ान भर सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट हेल्थ की बात कर ले, हेल्दी इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, हैजार्डियस एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, वाटर रिसोर्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन्वायरमेंटल लॉस वगैरह सब हमने देखा था, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमने बात की थी सेफ सॉइल जो रिसेंटली इन न्यूज रहा है, ठीक। इन्वायरमेंट से रिलेटेड लाइफ हमने डिस्कस किया था, क्या था, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ जिसको बोलते हैं, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जो हमने भी देख लिया है। और मैंने आपको बताया था कि जो अभी फिश जो है ब्रीड थी, जो कैट की जो ब्रीड थी आपकी फिशिंग कैट, वो कैसे दिखती है, कुछ ऐसी, और मार्शी एरिया में रहते हैं जहाँ पानी, और नॉर्मल कैट के 2 गुना है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इनके फीचर्स आप कुछ देख लेते हैं। स्मॉल राउंड आइज होती हैं, लार्ज आइज भी होती हैं, और डबल द साइज होती है, फिशिंग कैट को बोला जाता है। ये आप देख लो कि फिश को खटखटा होता है, नाम फिशिंग कैट रख दिया हुआ है, राइट। बस एक ये समझ था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पूरा का पूरा कंपाइलेशन मैंने कर दिया था, बच्चों के टॉपिक भी कर दिया था 5, 6, 7। बाकी जो बच जाएगा वो मैं 7 और 8 नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, 7 जून का और 8 जून का, नहीं तो 8 जून का अलग से, ठीक है। That's all, signing off MJ. और yes, if you find this informative, do subscribe this channel and share. बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, so I hope you appreciate it. That's all, signing off MJ. जय हिंद।